नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाने की पहल। 22 भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा किया गया वितरित। लोगों में खुशी की लहर। वैशाली में प्रदेश सरकार की खुली पोल। गांव के लोग सड़क की बदहाली के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर। सरकार के मंसूबों पर फिरता पानी। रांची में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस अज्ञात शव की तफ्तीश करने में जुटी। लातेहार में अज्ञात अपराधियों ने की अधेड़ की हत्या कर आरोपी मौके से हुए फरार। पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार हर गली में नाले और पक्की सड़क निर्माण काम पूरा करने की बात कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार की हर गली सड़क निर्माण के दावे की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल वैशाली जिले के पंचायत के वार्ड संख्या 7 और 8 में आज भी गांव के लोग सड़क की बदहाली के चलते नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आज भी यहां के लोगों को सालों से सड़क निर्माण होने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है और न ही कोई जनप्रतिनिधि और सरकार का कोई भी आला अधिकारी यहां की सड़क बनाने की पहल करने पहुंचा है। इसके बारे में स्थानीय मुखिया शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंदर आती है और इसमें कुछ ग्रामीण की जमीन का भी विवाद है, जिसके चलते इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बढ़ते आगे, जहां औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा बारूर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाते हुए 22 भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा वितरित किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार और डायरेक्टर डीआरडीए बाल मुकुंद प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 से 4 दिनों के अंदर पहली किश्त की राशि 45,000 रुपए खाते में भेज दी जाएगी, जिससे प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वहीं सभा में उप विकास आयुक्त औरंगाबाद द्वारा लाभुकों को संबोधित करते हुए ये निर्देश दिया गया कि इस कार्य में ग्रामीण आवास सहायक और ग्रामीण आवास का निर्माण कराना जल्द सुनिश्चित करेंगे। बसेरा हमारे राज्य सरकार की योजना है, जिसके अंदर हम लोग भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराते हैं, पर्चा उनको देते हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी ऐसे व्यक्ति जिनको कि आवास योजना का लाभ मिल सकता है लेकिन जमीन उनके पास में नहीं है, उसमें भी हम लोग अभियान बसेरा के अंतर्गत जमीन देते हैं। आज उसी का हम लोगों ने कैंप लगाया था। 22 लोगों को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई है। साथ ही इनके खाते में जो आवास की पहली किस्त है वो भी हम लोग अभी भिजवा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ये अपना पूरा मकान बना लेंगे। जमीन और मकान दोनों जो गवर्नमेंट प्रोवाइड है। इसके देख रेख के लिए किसी को रिपोर्ट किया गया है सर? किया गया अपने मन से बनाएंगे सर? कैसा अनुरूप होगा इनके घर का आवास? पूरी हेल्प करेंगे, हमारे आवास आयुक्त पूरी हेल्प करेंगे, हमारे इंजीनियर है वो भी हेल्प करेंगे और लगातार हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ये लोग अपना समय से अच्छे डिजाइन से अपना घर बना लें। इनको जमीन उपलब्ध करा दी है, ये लोग अपना काम स्टार्ट करें। औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड में आने वाले एनटीपीसी खैरा थाना के क्षेत्र से लगती सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए गांव वाले सड़क पर ही थक हार कर धान रोपने को मजबूर हो गए हैं। इस दौरान गांव वालों का कहना है कि लोगों ने एनटीपीसी को अपनी जमीन ये सोच कर दी थी कि जिससे गांव वालों को बड़े शहरों की तरह लाभ मिलेगा और सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो सकेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं एनटीपीसी के द्वारा पावर प्लांट लगने के पहले गांव-गांव घूमकर टीवी के माध्यम से ये दिखाया गया था कि अगर यहां एनटीपीसी प्लांट लग जाता है तो सड़क, गली गली, बिजली, स्वास्थ्य, कॉलेज की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी और आसपास का गांव स्वर्ग बन जाएगा। इस पर गांव वाले राजी होकर अपनी जमीन एनटीपीसी को देने के लिए राजी हो गए, लेकिन आज तक लोगों को एक अच्छी सड़क तक नसीब नहीं हुई। इसके लिए कई बार एनटीपीसी के प्रबंधक और आला अधिकारियों को भी कहा गया, लेकिन सड़क की स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है। तो औरंगाबाद की तस्वीर, जहां सड़क की हालत
जर्जर है और ग्रामीण अब परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बारिश के मौसम में सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। हालांकि कई बार जनप्रतिनिधियों से इस बारे में गुहार लगाई गई, सड़क की मरम्मती की गुहार लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके आला अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि न तो मौके पर पहुंचा और न ही ग्रामीणों की समस्याओं का कोई समाधान निकला। सड़क की हालत जैसी थी वैसी ही बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को कहीं न कहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की जमीन लेकर भी उन्हें सड़क नसीब नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने एनटीपीसी को अपनी जमीन ये सोचकर दी थी कि गांव वालों को बड़े शहरों की तरह सड़कों का लाभ मिलेगा, सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो पाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनटीपीसी के द्वारा पावर प्लांट लगाने के लिए गांव-गांव में घूमकर टीवी के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश की गई। लोगों को ये दर्शाया गया कि यहां एनटीपीसी प्लांट अगर लग जाता है तो सड़क और गली-गली बिजली, स्वास्थ्य और कॉलेज की तमाम सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। आसपास का गांव भी इन तमाम सुविधाओं से स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जैसे ही गांव वालों की जमीन एनटीपीसी के पास पहुंची, सड़क की हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हालांकि गांव वालों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन बावजूद इसके सड़क की और गांव की हालत वैसी की वैसी ही है। हम लोग धान रोपा इसके लिए कर रहे हैं, जब हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी जब आया था उस समय अपना प्लांट लगाने के लिए एक टीवी दिखाता था, गांव-गांव में टीवी दिखाता था कि भाई आप लोग हमको जमीन दीजिए, यहाँ का जितना भी लोकल क्षेत्र है ये स्वर्ग बन जाएगा। रोड, लाइट, नली, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पानी और स्वास्थ्य सब आप लोग का मिलेगा। और इसके अनुसार हम लोग जितने भी यहाँ के विस्थापित प्रभावित जो लोग हैं एनटीपीसी को लगाने के लिए एकजुटता हम लोग हुए और एक ही दिन में हम लोग 1100-1200 किसान शपथ पत्र भर करके एनटीपीसी को हम लोग जमीन दे दिया। बढ़ते आगे, जहां लातेहार के मनिका प्रखंड मुख्यालय से सटे एजामाट कॉलोनी में हत्या होने के डर से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल एजामाट कॉलोनी में अधेड़ की कुछ अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं मृतक के बेटे ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शुभम कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की छानबीन जारी है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लातेहार का ये पूरा मामला, जहां अज्ञात अपराधियों ने अधेड़ की हत्या की, जिससे इलाके में सनसनी मची हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि मृतक के बेटे ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। रात में? हाँ, रात में 10 बजे। 10 बजे? हाँ। पता नहीं जिंदा था? ना ये कोरम ना कोई को जिंदा ना। तो काट दिया था तो भी मतलब आप आसपास में नहीं कुछ लोगों को बोले? तो ना उठ लेता हम अपने चिरा ली तो सब जुट गया। तो परिवार कहाँ गया थी थाना में, तब हम 11 बजे दुनिया बज गया, तब 11 बजे थाना में हम गए। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। वहीं शव की सूचना पर चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। आपको बता दें कि पुलिस ने जल्द ही मामले को सुलझाने की बात के लिए कहा है। राजधानी रांची का ये पूरा मामला, जहां चुटिया थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। लगातार पुलिस के द्वारा लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की छानबीन पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। हालांकि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जल्द ही मामला सुलझाने की बात भी पुलिस के द्वारा कही जा रही है।
बढ़ते हैं आगे, जहां बोकारो जिले के चास नगर निगम में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर जनता पीने के पानी के लिए परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर जनता बारिश के पानी से भी अब परेशान होने लगी है। आपको बता दें कि चास नगर निगम को बने 6 साल बीत चुके, लेकिन समस्याएं आज भी उसी रूप में बनी हुई हैं जिस रूप में वो थी। यहां बिजली, पानी, सड़क और नाली की समस्याएं आज भी बरकरार हैं। जरा सी बारिश से नाली और सड़क एक समान हो जाती है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क कौन सी है और नाली कहां है। कुछ जगहों पर सड़क घरों से इतनी ऊंची है कि बारिश के पानी के साथ नाली का गंदा पानी भी घरों में घुस जाता है। विकास के नाम पर तो चास नगर निगम में करोड़ रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन आज तक कोई काम सुविधा के रूप में नहीं हुआ, जो बेहद चिंताजनक है। तो बोकारो की ये तस्वीर, जहां सड़क और नाली में पता लगाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बोकारो की ये तस्वीर, जहां बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं नाला खोला होने की वजह से ये गंदा पानी अब सड़कों पर उफरना भी शुरू हो गया है। वहीं सड़क कुछ लोगों के घरों से ऊंची है, जिसके चलते घरों में भी नाले का और बारिश का गंदा पानी घुसने लगा है। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां दाऊद नगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने सिंचाई विभाग के आईबी में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जन समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक करें। आपको बता दें कि कुछ लोग अफवाहों में बढ़कर गुमराह हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एनडीए कार्यकर्ता अब घूम घूम कर समझाएंगे कि कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण ही सबसे मजबूत उपाय है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी भी है। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि बिहार में नल जल योजना का काम लगभग 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि कार्य एजेंसी को हर हालत में नल जल का काम कराना है। जो एजेंसी काम नहीं करेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि साल 2020-21 का सांसद निधि का फंड सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए भेज दिया है। सांसद निधि के पैसे से कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो औरंगाबाद में सांसद महाबली सिंह ने एनडीए नेताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं से भी अवगत हुए, साथ ही जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्द कराने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने के लिए भी सांसद ने कहा, जहां उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, वहीं कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की बात भी कही। आपको बता दें कि औरंगाबाद के दाऊद नगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने सिंचाई विभाग के आईबी में एनडीए नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना, वहीं लोगों से वैक्सीनेशन की अपील भी की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए। समस्याएं तो अनंत है, एक समस्या होता है, दूसरा समस्या हाजिर रहता है, लेकिन जो भी जनता की समस्या होती है उन समस्याओं को हम समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान भी होता है। अभी आप लोगों के आपके यहाँ गाँव नगर में वो प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है, शायद ये चर्चा हो रही है कि वो अनुमंडल में शिफ्ट करने के लिए, सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हो रहा है, लेकिन जनता का मांग है कि नहीं वहाँ वही पड़ रहा है। तो हम लोग तो जो भी सरकार काम करती है जनता के हित के लिए काम करती है, अगर जनता के हित में वहाँ रहना जरूरी है। और बेगूसराय में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाया गया है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में 100 बेड के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलता रहेगा, इसलिए 2 ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में लगाए गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर बरौनी फर्टिलाइजर HURL के द्वारा CRS फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने इस दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। इससे सदर अस्पताल में 50 बेड पर कोरोना मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध होती रहेगी। इसके साथ ही 50 बेड ICU वेंटिलेटर के लिए भी रखे गए हैं। वहीं सदर अस्पताल अब पूरी तरह से 100 बेड पर ऑक्सीजन देने के लिए खुद सक्षम हो गया है। और बिहार में आज से अनलॉक 2 का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि इस दौरान नई गाइडलाइंस के साथ आज से शहर की तमाम व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू किया गया है। वहीं शहर की व्यावसायिक दुकानें भी खुलने लगी हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों को खूब राहत मिल रही है, साथ ही बाजारों की रौनक भी बढ़ गई है। बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन भी किया जा रहा है। हर तरफ उत्साह का आलम है। वैसे कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जरूरत का भी ख्याल रखना लाजमी है। इसके साथ ही मोकामा शहर में तगड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते लोगों में गाइडलाइन का पालन करने की होड़ भी मची हुई है। तो बिहार में अनलॉक 2 का आगाज हो गया है, जिसके चलते मोकामा की ये तस्वीर जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस दौरान बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। मोकामा की ये तस्वीर जहां मोकामा के बाजारों में अनलॉक 2 की शुरुआत होते ही व्यावसायिक दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। लोगों की भीड़भाड़ बाजार में दिखना शुरू हो गई है। एक बार फिर से बाजारों में रौनक लौट आई है। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे से मास्क गायब नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने की अपील कर रहा है, वहीं अब लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसके चलते अब अनलॉक के दौरान कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी एक बार फिर से न दर्ज की जा सके। बढ़ते हैं आगे, जहां उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेंजरा काने गांव के ग्रामीणों संग मनरेगा के तहत निर्मित शेड की बैठक की। आपको बता दें कि उपायुक्त ने गांव के विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को लेकर काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी जरूरी समस्याओं का प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित करने के निर्देश भी दिए। वहीं उपायुक्त ने योजनाओं के अनावरण के क्रम में जल संचयन और बेहतर सिंचाई सुविधा बहाल की दिशा में किए जा रहे काम का पैदल ही जायजा भी लिया। तो सिमडेगा में उपायुक्त कुरडेग प्रखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बैठक भी की, जहां गांव के विकास के लिए चर्चा की गई। साथ ही तमाम महत्वपूर्ण सुविधाओं
को लेकर के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी जरूरी समस्याओं की लिस्ट तैयार कर सौंपने के लिए भी आदेश दिए। वहीं उपायुक्त ने योजनाओं के अनावरण के क्रम में जल संचयन और बेहतर सिंचाई सुविधा बहाल की दिशा में किए जा रहे काम का जायजा भी लिया। बहुत फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए, तो इस हेतु जो पानी का जितना जमाव होगा धान की खेती उतनी अच्छी होगी। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सबसे मूलभूत संरचनाएं हैं, उसमें सबसे प्राथमिकता पर आता है हमारा जो डैम बना हुआ है। इसी डैम के आधार पर पुराने समय से यहाँ बहुत अच्छी खेती की गई है। तो कुछ डैम में जो है उसको बेसिक मरम्मती की कमी के कारण जो है उससे उतना लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था, उस खेती को नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए। इस तरह 3 बहुत प्रमुख डैम, गिरांग डैम, पक्का बांध और पठान टोली, ये तीनों का जीर्णोद्धार करीब 25-25 लाख से और पठान टोली का 12 लाख से जो है जीर्णोद्धार का योजना लिया गया है। आशा करते हैं कि इससे आने वाले कई वर्षों तक हम लोग यहाँ पर धान की खेती को बढ़ावा दे सकेंगे। और बोकारो के 3 अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इन अस्पतालों पर आरोप है कि इन्होंने कोरोना संक्रमण काल के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी करते हुए मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने का काम किया है। इन तीनों अस्पताल के खिलाफ मरीजों के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन में पैसे वसूलने की शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार में ड्रग इंस्पेक्टर ने अस्पतालों की जांच की, जिसमें रेमडेसिविर के स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी और मरीजों के परिजनों से पैसे वसूलने की बात भी सामने आ गई। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों अस्पतालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसी आदेश के आधार पर अस्पतालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, जरूरी वस्तु अधिनियम और क्लिनिकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया गया था, जिस ऑडिट के में ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जो अलॉटमेंट है उसमें कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेटा का संधारण नहीं कर पाए थे। जब यह बात प्रकाश में आई तो स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा जिला प्रशासन पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के आलोक में नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो है वो हम लोग पुलिस इंक्वायरी के लिए इसको भेज दिए हैं। और अब बात देवघर की करेंगे, जहां जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री कल रात देवघर प्रखंड के संथाली गांव पहुंचे, जहां उपायुक्त ने गांव के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। वहीं सामग्री वितरण के दौरान उन्होंने लोगों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों को जागरूक कर कहा कि सभी लोग टीकाकरण जरूर करवाएं। उपायुक्त ने लोगों से बातचीत करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजना को भी लोगों को बताया। आपको बता दें कि उपायुक्त ने बाल विवाह और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। वहीं उन्होंने लोगों से वैक्सीन से जुड़ी गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। और मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित 1 नंबर प्लेटफॉर्म के रेलवे लाइन पर जमा बारिश के पानी में मछली पल रही हैं। यहां यात्री मछली को बिना देखे प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरते हैं। वहीं ट्रैक पर पल रही मछली यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच एक कर्मी का कहना कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद मछली बाहर के नाले से जंक्शन परिसर में आ गई हैं। बता दें कि प्लेटफॉर्म संख्या 1 के ट्रैक पर लगभग 6 महीने से जल जमाव है और करीब 1-2 साल पहले कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लाइन को उखाड़कर फिर से करोड़ों रुपए की लागत से नई लाइन का निर्माण कराया गया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं ट्रैक पर जल जमाव होने के चलते सफाई कर्मियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं मछली के लाइन पर आने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी गई है। अधिकारियों का कहना कि पानी निकासी को लेकर काम किया जा रहा है। मधेपुरा जिले में स्वास्थ्य विभाग के एएनएम को ट्रांसफर के लिए जरूरी सीएस के फॉरवर्डिंग लेटर में अवैध वसूली का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कैमरे से अलग डर कर एएनएम और उनके परिजन इस वसूली की बात को स्वीकार करते हैं, जबकि सीएस ने इसे निराधार बताया है।
बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले में करीब 250 एएनएम तैनात हैं, जिससे अधिकांश दूसरे जिले के हैं। सरकार द्वारा ट्रांसफर की सुविधा दिए जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में एएनएम मधेपुरा सीएस कार्यालय फॉरवर्डिंग के जरिए पहुंचे हैं, जिसमें से करीब 150 के फॉरवर्डिंग पर सीएस द्वारा अब तक हस्ताक्षर किया जा चुका है। तो मधेपुरा में सीएस के फॉरवर्डिंग लेटर में वसूली का आरोप लगा है। कैमरे से अलग डर कर एएनएम और उनके परिजन इस वसूली की बात को स्वीकार रहे हैं, जबकि सीएस ने इसे निराधार बताया है। वही लोग ट्रांसफर कराने के लिए अपने माने मेरा उसमें फॉरवर्डिंग चाहिए, काउंटर चाहिए, इसी लिए लोग आया होगा। बताया जा रहा है सर, जो फॉरवर्डिंग के नाम पर 5-5 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये वाला कहता है झूठ से टोकरा किए हुए हैं, झूठ बात है, तो बात ये है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।